अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक्शन और सस्पेंस से भरपूर नॉवेल जाने सितमगर पार्ट 2, जिसको आपके लिए तहरीर किया नन अदर दैन फरवा खालिद ने। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं, तो क्योंकि मयारी नॉवेल्स तो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नॉवेल की तरफ। एआईजी साहब शहर की ख़राब हालत की वजह से शदीद परेशानी का शिकार थे। सियासी शख्सियत के इन्वॉल्व होने की वजह से उन पर प्रेशर मज़ीद बढ़ चुका था, जिसका उन्होंने एक ही हल ये निकाला था कि अपना सारा बोझ एसपी हमदान के कंधों पर डाल दिया था, इस बात पर यकीन होते हुए कि एसपी हमदान सिद्दीकी हर बार की तरह इस मामले को भी संभाल लेगा। सर आप फिक्र मत करें, मैं इस मामले को देखता हूँ। सर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ब्लैक स्टार्स के मेन लीडर्स 3 अफराद हैं, जिनमें 2 इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और तीसरी जो कि एक लेडी है, वो अपने साथियों को रिहा करवाने के लिए अपनी टीम के साथ ये सब कर रही है। अगर ये लड़की हमारे हाथ लग जाती है तो ब्लैक स्टार्स गैंग का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। काफ़ी पावर में आ चुके हैं ये लोग। आए दिन इनका कोई ना कोई घनावना फेल सामने आ रहा है। इतनी बड़ी सियासी शख्सियत को पहले धमकाना और फिर इतनी सख्त सिक्योरिटी के बीच उसके घर में घुसकर उसे जान से मारना कोई छोटी बात नहीं है। इन लोगों की पहुंच बहुत ज़्यादा है। मुल्क के बड़े बड़े इलाकों में इनका नेटवर्क फैल चुका है, जो आगे आने वाले वक्तों में हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। सर अगर उनकी इस तीसरी गैंग लीडर को जान से मारने का वारंट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना ये लोग इसी बात का फ़ायदा उठाकर हर बार बहुत करीब पहुंचकर हमारे हाथों से बच निकलते हैं। हमदान को उस दिन मजलूम फ़कीरनी बनी उस लड़की का ख्याल आया था, जिसने औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते निहायत ही होशियारी के साथ औरत कार्ड प्ले करते उसके पुलिस एहलकारों का लोगों से पिटवा दिया था, जिसे वो लोग पकड़ने ही वाले थे। मगर हमेशा की तरह इस बार भी वो ब्लैक स्टार्स गैंग की लीडर निहायत करीब आकर बच निकली थी। मैंने अभी आईजी साहब से बात की है, मगर उनके मुताबिक ब्लैक स्टार्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मुल्क में फैला हुआ है, जिसे ख़त्म करने के लिए उनके तीनों लीडर्स का जिंदा पकड़ा जाना इंतहाई ज़रूरी है। तभी हम पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर सकते हैं। शबीर चौहान को मारने के बाद वो पुलिस फोर्स पर हमला करके आराम से बच निकल सकते थे, मगर उन्होंने खुद को पुलिस कस्टडी में दे दिया है। उसके बाद उन्हें सेंट्रल जेल के जाते हुए रास्ते में जो कुछ हुआ, वो आराम से फरार हो सकते थे। उन्होंने तब भी ऐसा कुछ नहीं किया। वो मामूम पुलिस वालों के इतने खैरख्वाह तो है नहीं कि वहाँ फैलती बदनज़मी और ज़ख्मी होते लोगों को देखकर उन्होंने अपने फ़रार होने का इरादा ख़त्म कर दिया हो। उनका कोई तो बहुत बड़ा प्लान है इस सब के पीछे, जो हमें उनकी तीसरी गैंग लीडर की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकता है। आप अपनी फ़ोर्स को तैयार करें और पूरे एरिया पर इमरजेंसी नाफिज कर दें। बिना चेकिंग के कोई भी गाड़ी इस शहर से निकल ना पाए। एआईजी की बात पर खामोशी से सर हिलाकर उन्हें सल्यूट करता वो वहाँ से निकल गया था। अब सारी ज़िंदगी इसी जेल में सड़ोगे तुम घटिया इंसान। दूसरों की जान लेने का बहुत शौक है ना तुम्हें। अब तुम्हें पता चलेगा पल पल अजियत की मौत मरना कैसा होता है। हिबा उसे जेल में डालकर लॉक लगाती उसकी जानिब नफ़रत आमेज़ निगाहों से देखती जहरखंद लहजे में बोली थी। हाजिम के हाथ से अभी तक खून बह रहा था, जो हाथ उसने सिर्फ इस हद दर्जा खड़ूस पुलिस वाली को बचाने के लिए ज़ख्मी किया था। उसे और शावीज़ को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया था ताकि उनके आदमी की मज़ीद तकरीबकारियों से बचा जा सके। बहुत जालिम लड़की हो वैसे, एहसानमंद होना तो दूर की बात, इंसानी हमदर्दी जताते ज़ख्म पर मरहम तो लगा ही सकती थी ना। हासिम ने उसके सख्त लफ्ज़ों का असर लिए बगैर अपने ज़ख्मी हाथ को देखते उससे ऐसे शिकवा किया था जैसे वो वाकई उसकी महबूबा हो। हिबा उसके इस दिलबराना अंदाज पर जल भुन कर रह गई थी। काश मैं इस ज़ख्म पर नमक छिड़क कर तुम जैसे ज़मीर फरोश लोगों को तकलीफ़ और अजियत का मज़ा चखा सकती। हिबा ने एक नज़र उसके खून आलूद हाथ पर डालकर नफ़रत से नज़रें फेरी थीं, जो जेल की सलाखों से लगा बेबाक निगाहों से उसे सर से पैर तक घूरे जा रहा था। हिबा का दिल चाहा था उसकी आंखें नोच ले। नमक छिड़क तो रही हैं मेरे ज़ख्मी दिल पर, और कितना छिड़केंगी। वैसे अगर सारी ज़िंदगी तुम ऐसे ही यहाँ खड़ा रहने का वादा करो तो कसम से मैं पूरी ज़िंदगी के लिए इस जेल में सड़ने के लिए तैयार हूँ। हासिम की निगाहें उसके गुलाबी गाल पर चमकते सियाह तिल पर टिक गई थीं।
तुम घटिया इंसान, बकवास बंद करो अपनी। ये सब बोलकर अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हिबा गुस्से से चिल्लाती, उंगली उठाकर उसे वार्न करती वहाँ से हट गई थी। इस चीखती चिल्लाती पुलिस वाली को अब अपने साथ बंगले पर ले जाना ही पड़ेगा, इसके होश ठिकाने लगाने के लिए। आज़िम उसे दूर जाते देखता शोखी से मुस्कुरा कर रह गया था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के खौफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। उसने एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत को मारा था, जिसकी सज़ा फांसी से कम नहीं होने वाली थी, मगर उसे महरूसा और अपनी फोर्स की जोरेबाजों पर पूरा भरोसा था, जो उन दोनों को 24 घंटे से ज़्यादा इस जेल में नहीं रहने देने वाले थे। आखिर किसकी नज़र लग गई है मेरी फूल सी बच्ची को? हर बार कोई ना कोई तकलीफ आ जा रही है। फिज़ा, तुम परी से अलग क्यों हुई? अगर खुदा न खासा मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? यास्मीन बेगम डरी सहमी परी को गले से लगाए फिज़ा को झाड़ते हुए बोली। जुनैद ने शाहवेज़ के हुक्म के मुताबिक परीसा को बाहिफाजत उस हुजूम से निकाल कर उसकी मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया था, जबकि घर वाले सब परीसा की हालत देखकर शदीद परेशानी का शिकार हुए थे। अभी वो बेचारी कल वाले हादसे से नहीं संभली थी कि आज फिर ये सब हो गया था। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर उसके ज़ख्म की बैंडेज करके गया था। परी ने यासीन बेगम को मना कर दिया था कि सुफियान या किसी और को इस बारे में बताकर परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। सब मुझे ही डांटते जा रहे हैं, किसी को अंदाज़ा है मैं भी उसी भीड़ से अपनी जान बचा कर निकली हूँ। फिज़ा हर जानिब से मिलने वाली लताड़ पर मुंह फुलाते खफगी का इजहार करते हुए बोली थी। आप लोगों ने टीवी देखा है? मुल्क में कितना वबाल मचा हुआ है। तलहा अपने रूम से बाहर निकलता ड्राइंग रूम का टीवी ऑन करते हुए बोला, जिस पर वो सब भी टीवी की जाने मुतवज्जा हुई थी। टीवी स्क्रीन पर चलती फुटेज देखकर परीसा का खून खुश्क हुआ था। जो दो अफराद शब्बीर चौहान के कातिल के रूप में दिखाए जा रहे थे, उनमें से एक को देखकर परीसा को हवा में ऑक्सीजन कम होती महसूस हुई थी। खौफ से उसका चेहरा पसीने से भर गया था। वो शख्स कोई और नहीं, वही था जिसके सीने से लगी वो इतनी देर खड़ी रही थी। ये कौन है? परीसा के मुँह से बमुश्किल ये अल्फाज अता हुए थे। ये ब्लैक स्टार्स गैंग का मेन लीडर है, जिसे ब्लैक बीस्ट के नाम से जाना जाता है। न जाने कितने लोगों को अब तक इंतहाई बेदर्दी से मार चुका है। तलहा ने स्क्रीन पर नजरें गाड़े जवाब दिया था। सब टीवी की जाने मुतवज्जा होने की वजह से उसकी खौफ से फक होती रंगत नहीं देख पाए थे। टीवी स्क्रीन पर बार बार उन्हीं लोगों को दिखाया जा रहा था, जब अचानक परीसा की नज़र उस शख्स के दाएं हाथ की पुष्ट पर बने निशान पर पड़ी थी, जिसके साथ ही उसे बहुत कुछ याद आ गया था। कल का वाक़या इतना पुराना नहीं था कि वो जालिम शख्स को ना भूल पाती। इसी हाथ से उस शख्स ने उसे थाम कर गिरने से बचाया था। तो इसका मतलब वो कल जिस शख्स से टकराई थी वो यही था, मगर उसकी आंखें तो बहुत प्यारी थीं, और आज जिस शख्स से वो टकराई थी वो तो बहुत बदसूरत था। परीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ था। तो इसका मतलब इसने पुलिस को धोखा देने के लिए अपना हुलिया तब्दील कर रखा है। परीसा ने शाकी निगाहों से टीवी स्क्रीन की जानिब देखा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसके होठों से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो पाया था। उस टीवी स्क्रीन में कैद शख्स के खौफ ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया था। शहर में आने जाने वाले हर रास्ते पर एसपी हमदान ने नाकाबंदी करवा दी थी। कोई भी गाड़ी बगैर चेकिंग के नहीं आ जा सकती थी। मैम, अब हम इन बच्चों को लेकर कैसे निकलेंगे यहाँ से? यहाँ पर तो हर रास्ते पर पुलिस की असले से लेस भारी नफरी मौजूद है। कैप्टन जुनैद रूम में दाखिल होता परेशानी से मुखातिब हुआ था, जहाँ महरूसा बाकी बच्चों के साथ अभी कुछ देर पहले हेल्थ मिनिस्टर के 5 साल के बेटे को अगवा करके लाई थी। मगर उस कमरे का मंजर देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इन शहाना अंदाज में बैठकर चिप्स खाते और कार्टून देखते बच्चों को यहाँ अगवा करके लाया गया है। आप भी आए ना हमारे साथ बैठ कर कार्टून देखें। महरूसा जुनैद की बात सुनने के लिए उठकर उसके पास जाने लगी थी, जब मिनिस्टर के बेटे हमजा ने उसका हाथ पकड़कर रोका था, जबकि जुनैद ये मंजर देखकर इतनी टेंशन में भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। महरूसा कंवल जैसी लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी, जो चुटकियों में दूसरों के दिलों में घर बनाना जानती थी। न जाने क्या जादू था उसमें कि जिससे मिलती थी उसे अपना गर्विदा बना लेती थी। ज़रूर मैं देखूंगी आपके साथ, मगर अभी हमने जो प्लान बनाया है उसको भी तो पूरा करना है ना। हम आपके मामा बाबा के साथ चोर पुलिस वाला जो खेल खेल रहे हैं उसके लिए बाहर तो जाना पड़ेगा।
आप लोग यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। महरूसा उन्हें प्यार करती जुनैद के पास आई थी। जिस तरह आप इन पर प्यार जता रही हैं, मुझे तो यही डर है इन बच्चों ने अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देना है, फिर एक नया केस बन जाएगा ब्लैक स्टार्स गैंग पर। जुनैद की बात पर महरूसा धीरे से मुस्कुराती थी। बहुत प्यारे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती इनके दिमागों पर इस बात का ज़रा सा भी असर हो कि इन्हें अगवा किया गया है। हर मासूम कच्चा जहन यह अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। माजी में गुजरी अज़ियतें किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग के जहन के पर्दे पर उभर कर मालूम हुई थीं। जुनैद को उसकी आंखों में तैरती अज़ियत देखकर दुख हुआ था। क्या खबर है बाहर की? लगता है अब हमें अपना अगला कदम उठाना पड़ेगा। महरूसा ने फ़ौरन खुद को नॉर्मल करते पूछा था। एसपी हमदान सिद्दीकी इस वक्त पूरी तरह एक्शन में आ चुके हैं। पूरे शहर के हर आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस का राज है। कोई बिल्ली का बच्चा भी उनकी इजाज़त के बगैर शहर से नहीं निकल सकता। जुनैद की बात पर महरूसा के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। वेरी नाइस। तो मतलब उस सड़ियल मगर बेहद हैंडसम पुलिस वाले से फिर मुलाकात होने वाली है। अब तो मिशन पूरा करने में और भी मज़ा आएगा। मुकाबला तो टक्कर का है। चंद लम्हों के लिए महरूसा की निगाहों में उस शख्स का तीखे नकूस से सजा खूबरू चेहरा आन ठहरा था। अगर पकड़े गए तो? सुना है एसपी हमदान सिद्दीकी को आज तक कभी किसी केस में नाकामी हासिल नहीं हुई। जुनैद ने उसे मुतवक्का खतरे से आगाह करना चाहा था। वो इसलिए क्योंकि एसपी हमदान सिद्दीकी की हार सिर्फ महरूसा कंवल के हाथों ही लिखी हुई है। महरूसा का कॉन्फिडेंस लाजवाब था। वो आगे बढ़कर मिनिस्टर के बेटे हमजा को निहायत ही प्यार से अपना प्लान समझाती वहाँ से निकल आई थी। वाओ, हम बिल्कुल ठीक वक्त पर ठीक जगह पहुँचे हैं। फैसल को कहो अपनी टीम के साथ पिछली तरफ बिल्कुल तैयार रहे। मेरे साथ छोटा बच्चा होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। महरूसा जुनैद को गाड़ी नाके से ज़रा फासले पर रोकने का कहती पूरी हिदायत देते बाहर निकली थी। उसे इत्तला मिली थी कि एसपी हमदान इस वक्त इसी नाके के दौरे पर है, इसलिए वो सीधा इधर ही आई थी। सामने फुल यूनिफॉर्म में खड़े एसपी हमदान सिद्दीकी को देखकर महरूसा की आंखें जगमगा उठी थीं। गाड़ी फासले पर रुकती देखकर हमदान के पास दूर खड़े कुछ पुलिस वाले उनकी जाने मुतवज्जह हुए थे। जैसे ही महरूसा गाड़ी से निकलकर हमजा को उठाए भागी थी, हमदान समेत वो सब भी पिस्टल उठाए उसके पीछे भागे थे। देखो लड़की, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। एसपी हमदान कुरैशी तेज़ रफ्तारी से चलता अपनी टीम के साथ महरूसा के पीछे फ़ौरन पहुंचा था। हमजा को वो देख चुके थे, मगर महरूसा जिस तरह वहाँ पहाड़ी के करीब पहुँचती किनारे पर जा रुकी थी, एहतियात के पेश नज़र हमदान ने अपने साथ साथ बाकी टीम को भी आगे जाने से मना कर दिया था। एसपी साहब, काफ़ी भोला है तू। तुझे अभी अभी लगता है कि महरूसा को अपनी ज़िंदगी की परवाह होगी। एसपी साहब, काफ़ी भोला है तू। तुझे अभी भी लगता है कि महरूसा को अपनी ज़िंदगी की परवाह होगी। तू मुझे गोली से उड़ाने की धमकी दे या आग से झुलसाने की, मैं तेरे इस मिनिस्टर के बेटे को तब तक आज़ाद नहीं करूँगी जब तक तुम लोग हमारी मांगें पूरी नहीं कर देते। हमारे लीडर को रिहा कर दो। हम भी मिनिस्टर के बेटे समेत बाकी सब बच्चों को बिना कोई नुकसान पहुँचाए रिहा कर देंगे। उस ऊंची चोटी के आखिरी सिरे पर खड़ी महरूसा 5 साल के बच्चे को अपने आगे खड़ा किए उसकी कंध पट्टी पर बंदूक ताने हुए थी। सियाह बालों को जूड़े में बांधकर कसकर सियाह स्कार्फ में लपेटे, सियाह नेवी ब्लू ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, बारीक सी नोज़पिन और काजल से भरी सियाह आंखें। ये लड़की इस वक्त पूरी तरह एक अखबाकार क्या रूप इख्तियार किए किसी कातिल हसीना से कम नहीं लग रही थी, जिसने सिर्फ अपने साथियों को छुड़वाने के लिए पिछले 24 घंटों में मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत के बच्चों को अपने कब्जे में लेकर उन तक ये बात फैला दी थी कि अगर उसके साथी को ना छोड़ा गया तो वो इन बच्चों को मार देगी। सोशल मीडिया पर इस खबर ने हलचल मचा कर रख दी थी। हमेशा की तरह ये मुश्किल तरीन केस एसपी हमदान कुरैशी को सौंपा गया था, जो अपनी जहानत इस्तेमाल करता चंद घंटों में ही महरूसा तक तो पहुंच गया था। मगर महरूसा की लाल आंखें उसे बता रही थीं कि इस लड़की से निपटना इतना आसान नहीं था, जिसकी आंखों में मरने का ज़रा भी डर नहीं था। वो अपनी सी आंखें उसकी आंखों में डाले उसे चैलेंजिंग अंदाज में बोला, बच्चे का इस सब में कोई कसूर नहीं है, उसे छोड़ दो। हमदान महरूसा को बातों में उलझाने की कोशिश करता आगे बढ़ा था, मगर महरूसा उसकी वर्दी में मलबूस रोबदार शख्सियत पर फिदा होती उसकी स्मार्टनेस पर होले से मुस्कराती थी। काफ़ी अच्छे से ड्यूटी करना जानते हो एसपी, मगर वो क्या है ना, मैं अपने लीडर से बहुत प्यार करती हूँ
उनकी खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ। अगर इन बच्चों की सलामती चाहते हो तो अगले 2 घंटों के अंदर मेरे दोनों लीडर्स को छोड़ दो, वरना 2 घंटों के बाद एक एक करके इन बच्चों की लाशें मिलना शुरू हो जाएंगी। शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ, और हाँ, जिंदगी रही तो दोबारा तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी एसपी। इस दिल को बहुत भा गए हो तुम। महरूसा एसपी हमदान और उसकी टीम को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर आंख दबाकर हमदान की जानिब शोखी भरी आखिरी निगाह डालती बच्चे समेत खाई में कूद गई थी। शावेज सिकंदर को हाजिम से अलग दूसरी जगह जेल में कैद किया गया था, जहां उसकी जेल के बाहर 3 अफराद उसकी एक एक नज़र पर नज़र रखे हुए थे। ब्लैक स्टार्स कितनी सफाई से अपना काम कर गुजरते थे, किसी को समझ तक नहीं लगती थी, इसलिए इस बार उन पर सख्त पहरा था। शावेज की सर निगाहें अपने हाथ पर लगे सुर्ख खून पर टिकी हुई थीं, जिस रंग से उसे शदीद नफरत थी। वो इस रंग को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने शदीद गुस्से के आलम में अपने हाथ को ज़मीन पर ज़ोर से रगड़ते वो सुर्ख दाग हटाने चाहे थे, मगर वो दाग खुश्क हो जाने की वजह से ऐसा करने से नहीं हटे थे। उसने जेल में इर्द गिर्द पानी की तलाश में निगाहें दौड़ाई थीं, मगर एक जानिब खाली घड़ा उल्टा पड़ा होने के सिवा वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। शावेज की कुशादा पेशानी पर सिलवटों का जाल नुमाया हुआ था। पानी लाकर दो मुझे। वो इस वक्त जेल की सलाखों के साथ कमर टिकाए बैठा था। सर्दआवाज़ में उसने बाहर खड़े जेलर को मुखातिब किया था। अंदाज ऐसा था जैसे अपने मुलाजिम को ऑर्डर दे रहा हो। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या बोला अभी? अब की बार वो भारी लहजे में चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करते बोला था। हमें कोई भी चीज़ अंदर देने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ ही क्यों ना हो। उसके पीछे खड़े जेलर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया था, जिसे सुनते शावेज सिकंदर ने सख्ती से मुट्ठियाँ भींच ली थीं। इनकार सुनना तो उसने आज तक सीखा ही नहीं था। आगे बढ़कर उसने कुछ फासले पर पड़े पत्थर के छोटे से टुकड़े को उठाते हुए जोर से दीवार पर मारा था, जहां पर लगकर वो सीधा बाहर खड़े जेलर के माथे से जा टकराया था। बिना देखे शावेज सिकंदर ने एकदम निशाने पर वार किया था। अभी और इसी वक्त पानी ला कर दो, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। शावेज अपनी जगह से खड़े होकर उनकी जाने मुड़ता लाल आंखों से उन्हें घूरता बेहद खौफजदा कर गया था। ब्लैक बीस्ट की दहशत से यहाँ का आईजी भी कांप उठता था। वो तो फिर सिर्फ एक जेलर था। अभी और इसी वक्त पानी ला कर दो, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। उसका अजीब सा खौफनाक चेहरा और सुर्ख आंखें देखकर जेलर समेत बाकी सब भी अपनी जगह सहम उठे थे। इस जगह पर आकर आज तक कभी किसी ने इतनी अकड़ और दहशत नहीं दिखाई थी जितनी ये फांसी के करीब पहुंचा शख्स दिखा रहा था। उसके चेहरे पर मौत के खौफ का नामो निशान तक ना था। उसके चेहरे के बिगड़े जाविये बता रहे थे कि उसे ये जेल किस कदर बुरी लगी थी, और उसके रहने के शाया निशान बिल्कुल भी नहीं थी। जेलर ने भागकर आते एक मिट्टी के प्याले में उसे पानी दिया था। जेलर, जो यही समझा था कि ये शख्स प्यास की वजह से ऐसा कर रहा है, उसे पानी अपने हाथ पर गिराकर हाथ को रगड़ते देख वो जेलर अंदर ही अंदर पेचोताप खाकर रह गया था। उसका दिल तो चाहा था जेल के अंदर जाकर इस उल्टी खोपड़ी वाले मुजरिम की भी वैसे ही धुलाई करे जैसे वो पहले यहाँ आए मुजरिमों के साथ सलूक करता था, मगर शावेज सिकंदर का कसरती वजूद देख वो ये सब बस सोच कर ही रह गया था। अपने हाथ से खून के लाल धब्बे मिटाकर शाह को सुकून मिला था। उसकी आंखों की वहशतनाकी में कुछ हद तक कमी आ चुकी थी। उसे पुलिस की हिरासत में आए 15 घंटे हो चुके थे। अब बस 9 घंटे बाकी थे उसके यहाँ से रिहा होने के। उसे महरूसा और अपने साथियों पर पूरा भरोसा था, जिनकी बाहर से दी जाने वाली धमकियों की वजह से अभी तक ना ही उसका किसी किस्म का जिस्मानी रिमांड लिया गया था और ना ही अभी तक कोई तफ्तीशी अफसर उसके पास आया था। महरूसा के खाई से नीचे कूदने के बाद ही हमदान अपनी टीम के साथ दूसरे रास्ते से नीचे पहुंचा था, मगर वहां किसी भी शय का नामो निशान तक नहीं था। डैम! हमदान का गुस्से से बुरा हाल था। उस छटाक भर की लड़की ने पूरे मुल्क की पुलिस को आगे लगा रखा था और उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी उसके हाथ तक नहीं आ रही थी। सियासी पार्टीज़ और सोशल मीडिया पर लोगों का प्रेशर उन पर बढ़ता जा रहा था। मुल्क की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के नारे लगाने वाले सियासी लीडर अपने बच्चों के अगवा हो जाने पर पूरी तरह बौखला चुके थे। हमेशा गरीबों के मरने पर और उन पर आए दिन होने वाले जुल्म सितम पर चंद लफ्जी मजम्मत करके आगे बढ़ जाने वाले लीडर आज अपने बच्चों की तकलीफ पर मुल्क तक का सौदा करने पर उतर आए थे।
उन्होंने ब्लैक स्टार्स गैंग का मुतालबा मानने का हुक्म भी जारी कर दिया था। मगर आईजी साहब इतनी जल्दी इस गैंग के आगे सरेंडर करने के हक में नहीं थे, और इस बार जो मौका उनके हाथ लगा था उसे वो किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। ब्लैक स्टार्स की लीडर ने उन्हें 24 घंटों का वक्त दिया था। हमदान इन आखिरी 9 घंटों में भी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वो लड़की अगवा किए गए बच्चे के साथ इसी एरिया में कहीं छुपी है। रहमान चौक और एफ ब्लॉक के दरमियान जितने भी घर हैं, लेडीज़ पुलिस एहलकारों को ले जाकर उन सब घरों में छापा मारो। वो लड़की किसी कीमत पर यहाँ से बचकर नहीं निकलनी चाहिए। हमदान वायरलेस पर सबको ऑर्डर देता खुद भी वहाँ से निकल आया था। मैम, वो एसपी हमदान को शक हो चुका है कि हम यहीं इसी इलाके में छुपे हुए हैं। उसने घरों में छापे मरवाने शुरू कर दिए हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। अब क्या करेंगे हम? सब बच्चे तो यहीं हमारे पास हैं। हमें बच्चों को एक साथ यहाँ नहीं रखना चाहिए था। अगर हम भी पकड़े गए तो हमारा गैंग सिरे से ख़त्म हो जाएगा। जुनैद घबराया सा अंदर दाखिल होता महरूसा को उन बच्चों में मसरूफ़ देख खफगी से बोला था। महरूसा को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे और इस वक्त वो मुतवक्का ख़तरे से बेपरवाह उन अगवा किए बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। जुनैद की बात पर उसके नकाबज़दा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। अपनी शनाख्त सामने ना लाने की वजह से उसने बच्चों को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। तुम तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो। पहले ये ठंडा पानी पियो और अपने दिमाग को ठंडा करो। महरूसा ने ग्लास में पानी उंडेलते जुनैद की जाने बढ़ाया था, जिससे चंद घूंट भरने के बाद जुनैद ने वापस टेबल पर रख दिया था। महरूसा का ये पुरसुकून अंदाज उसकी समझ से बालातर था। एसपी हमदान अपनी फोर्सेस का सबसे काबिल और ज़हीन ऑफिसर है। खुद को अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम केस में हारता किसी कीमत पर नहीं देख सकता, जिसकी खातिर वो हाथ पैर तो मारेगा ही ना। मगर एसपी हमदान सिद्दीकी को समझना होगा कि कभी कभी कुछ अच्छा हासिल करने के लिए ऐसी छोटी मोटी हार तो बर्दाश्त करना ही पड़ती है। तुम फिक्र मत करो, हम बिल्कुल सेफ हैं। इन बच्चों तक 8 घंटों में हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। महरूसा उसे तसल्ली देती टेबल पर रखे मोबाइल को उठाती एक बहुत मशहूर न्यूज़ चैनल को कॉल मिला चुकी थी। जुनैद को इतना साल गुजर जाने के बाद भी अपने गैंग लीडर्स के काम करने का तरीका समझ में नहीं आया था। ब्लैक स्टार्स गैंग की लीडर बात कर रही हूँ। अपनी हुकूमत तक की बात पहुँचा दो कि मेरे दिए गए वक्त में से बहुत कम टाइम रह गया है। अगर मेरा मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो अभी सिर्फ एक बच्चे की जान ली है। चंद घंटों बाद बाकी की लाशें भी उनके घरों तक पहुँचा दूँगी। एक वीडियो भेज रही हूँ। जिनको मेरी धमकियों पर यकीन नहीं आ रहा वो अपनी आंखों से देख लें। महरूसा ने बिना आगे से कुछ सुने कॉल काटते एक वीडियो उस नंबर पर सेंड करते मोबाइल जुनैद की जाने बढ़ा दिया था। अभी कुछ देर पहले ही उसने खेल खेल में हमजा की एक वीडियो बना ली थी, जिसमें मिनिस्टर का बेटा हमजा सांस रोक के फर्श पर लेटा रहा था। उसके कपड़ों पर महरूसा ने पहले ही सुर्ख स्याही मल दी थी। वीडियो में यही लग रहा था कि हमजा की डेथ हो चुकी है। महरूसा को ये सब करते बहुत बुरा लगा था, मगर इस वक्त ये सब करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। वो हमें ट्रेस करवा सकते हैं। जुनैद को महरूसा की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। मेरी भेजी गई वीडियोस देखने के बाद ऐसा करने की नौबत ही नहीं आएगी। महरूसा के मुस्कुरा कर कहने पर जुनैद ने जल्दी से मोबाइल ओपन करते वो वीडियो देखी और झटके से नज़र उठाकर जिंदा सलामत हंसते खेलते हमजा को देखा था। ये सब कैसे किया आपने? जुनैद अपनी लीडर के कमालात देखकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका था। बस तुम हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो। देख लो अब मेरा कमाल। एसपी हमदान का नंबर मिला कर दो मुझे। महरूसा का अगला हुक्म सुनकर जुनैद का सर एक बार फिर चकरा गया था, मगर इस बार बिना कोई सवाल जवाब किए वो हमदान का नंबर डायल करता फ़ोन उसे थमा गया था, जो उन्होंने इस मिशन से पहले यहाँ के तमाम ऑफिसर्स का पर्सनल डाटा इकट्ठा करके हासिल किया था। एसपी हमदान स्पीकिंग। हमदान की गंभीर भारी गुस्से से लबरेज आवाज़ महरूसा की समातों से टकराती उसकी काजल सी सजी झील सी आंखों की दीप रोशन कर गई थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी आखिर ये शख्स उसके दिल को इतना भाग क्यों गया था। क्यों उसके दिल और दिमाग पर असरअंदाज होता अनजाने में महरूसा कंवल जैसी लड़की पर अपना कंट्रोल जमा रहा था। ब्लैक स्टार्स गैंग की लीडर बात कर रही हूँ। महरूसा की दिलकश मुस्कुराती सुर बिखेरती आवाज़ हमदान सिद्दीकी को मज़ीद अंगारों पर लौटा गई थी। उसने जल्दी से अपने आदमी को इशारा करते इस फ़ोन कॉल की लोकेशन ट्रेस करने का इशारा किया था। मैं जानती हूँ मुझ तक पहुँचने के लिए बहुत बेचैन हैं आप एसपी साहब। हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मगर अपने दिल पर पत्थर रखकर कहना पड़ रहा है कि अभी ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकती, लेकिन वादा रहा
आपसे बहुत जल्द मिलने आऊँगी। आपको महरूसा की फजूल तरीन बातों पर हमदान का खून खौल उठा था। अगर कॉल ट्रेस ना की जा रही होती तो वह कब का ये मनहूस कॉल काट चुका होता। जो तुम कर रही हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने हाथों से अबरतनाक मौत मारूंगा तुम्हें मैं। अब ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाओगी तुम मुझसे। हमदान का बस नहीं चल रहा था। मोबाइल फ़ोन के अंदर हाथ डालकर उसकी गर्दन अपने शिकंजे में दबोचे। अंजाम की परवाह किसे साहब। हाँ, आपकी थोड़ी सी मोहब्बत की तलब पैदा हो गई है इस दिल में, जो हसद बंद कर मरते दम तक साथ रहने वाली है। महरूसा ने ठंडी आहें भरते कहा था। वो खुद भी देख नहीं पाई थी कि ये बात करते उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। तुमने यही घटिया बकवास करने के लिए कॉल की थी मुझे? हमदान का जवाब दे चुका था। नहीं, ये बताने के लिए कि मुझे ढूंढने के लिए बेचारे लोगों के घरों की तलाशी लेना और इस तक मेरी कॉल ट्रेस करवाना बंद कर दें। और मान लें कि आप इस लड़की के हाथों अपना पहला केस हार चुके हैं और बहुत जल्द दिल की बाजी भी हारेंगे इंशाल्लाह। महरूसा दिल फरीब मुस्कुराहट के साथ उसका खून मजीद जलाती कॉल काट गई थी जब उसी लम्हे SHO नदीम उसे अपने करीब आता दिखाई दिया था। सर, IG साहब का ऑर्डर है कि इस एरिया से सारे नाके ख़त्म कर दिए जाएं और उन्होंने ब्लैक स्टार्स के दोनों लीडर्स को छोड़ने का भी कह दिया है। उस जालिम लड़की ने उस मासूम बच्चे की जान ले ली है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पुलिस वालों को मजीद रगेदा जा रहा है और हेल्थ मिनिस्टर भी तकरीबन पागल हो चुका है। SHO की बात पर हमदान ने शदीद तहश के आलम में मोबाइल सामने रखे बड़े से पत्थर पर दे मारा था। ये लड़की अब मेरे हाथों नहीं बच पाएगी। इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके ना रखती तो मेरा नाम भी SP हमदान सिद्दीकी नहीं। हमदान रास्ते में आई हर शय को ठोकर से उड़ाता वहाँ से निकल गया था। उस मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था। काश वो ऊपर से दिए गए ऑर्डर को फॉलो ना करते, उस लड़की की खोपड़ी उड़ा देता तो उस मासूम बच्चे की जान बच गई होती। हर केस में कामयाबी और दांव समेटने वाले SP हमदान सिद्दीकी के लिए ये हार बहुत भारी साबित हो रही थी। साहब, आपकी साथी ने जो तूफान बर्पा कर रखा है उसको देखते हुए ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि आपको जेल से आज़ाद कर दिया जाए, मगर हमारी ASP साहब ऐसा करने के हक़ में नहीं हैं। उनके मुताबिक आप जैसे शरपसंद मुजरिम को खुला छोड़ना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो आपको यहाँ से किसी ऐसी जगह गायब कर देना चाहती हैं जहाँ ना आपके साथी पहुँच पाएँ और ना पुलिस। ASP साहिबा किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाली हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? मीर हाजिम जेल की सलाखों के पीछे खड़ा उस अहलकार की बात सुनकर मुस्कुराया था। आने दो उस ASP को, निपट लेंगे उससे भी। तुम बाहर जाओ। गेट के दाएं जानिब सफ़ेद लिबास और घुंघरियाले बालों वाला एक आदमी खड़ा होगा, उसे कहो तैयार रहे। मीर की बात पर वो अहलकार बिना कोई सवाल किए सर हिलाता वहाँ से हट गया था। वो जानता था कि इस आदमी की पहुँच बहुत ऊपर तक थी। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वो बहुत आसानी से अपने आदमियों से रब्ता कर पा रहा था। ASP साहिबा हिबा इम्तिज़ाल के वहम गुमान में भी नहीं था कि पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस उसका अपना अहलकार मीर हाजिम सालार के लिए काम करता था। अभी उस अहलकार को गए कुछ देर ही हुई थी जब जेल की सलाखों के साथ कमर टिकाए खड़े हाजिम के नथनों से एक इंतहाई दिल फरेब खुशबू का झोंका टकराया था। बिना देखे ही वो इस खुशबू के मालिक को पहचान गया था। ज़हे नसीब ASP साहिबा, तो आखिरकार आपको हमारी याद आ ही गई। हाजिम फुल यूनिफॉर्म में मलबूस ASP हिबा इम्तिसाल को सर से पैर तक गहरी निगाहों से घूरता उसके पूरे वजूद में नागवारी की लहर दौड़ा गया था। हिबा के पीछे बंदूकें उठाए 2 अहलकार भी मौजूद थे। वो जानती थी इस जैसे मुजरिम से अकेले मुकाबला करना जज्बातियत और बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ, याद तो तुम मुझे ज़रूर करोगे। हिबा जेल का लॉक खोलती अंदर दाखिल हुई थी। उसके हाथ में हथकड़ी थी जिसका लॉक खोलते उसने कीज़ अपनी पॉकेट में डालनी थी। कसम से तुमसे पहले इतनी नाजुक पुलिस वाली कभी नहीं देखी। हाजिम ने हर बार की तरह अब भी उसकी बात को नज़रअंदाज करते अपने मतलब का जवाब दिया था, जिस पर हिबा ने गुस्से से पागल होते उसके हाथों में हथकड़ी लगानी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले ही हाजिम उसकी कलाई दबोचा उसकी पॉकेट से पिस्टल निकालता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। खबरदार, अगर किसी ने आगे आने की कोशिश की तो तुम्हारी इस ऑफिसर की खोपड़ी उड़ाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। हाजिम की धमकी पर वो अहलकार भी ढीले पड़े थे, जबकि हिबा का चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ चुका था। वो पूरी कोशिश कर रही थी खुद को आज़ाद करवाने की, मगर इस शख्स के हाथ में गन मौजूद थी और हिबा इस शख्स से किसी भी बात की उम्मीद कर सकती थी। इस खुशबू को बहुत मिस करूँगा।
हथकड़ी से हिबा के दोनों हाथ पीछे कमर पर बांधे वो उसके वजूद से उठती दिल फरेब महक अपनी सांसों में उतारने लगा था। तुम्हें क्या लगता है अभी भाग जाओगी तो दोबारा तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगी मैं? हिबा ने उसे पैर से एक जोरदार किक रसीद की थी जो मीर की फौलादी वजूद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। मीर उसे ऐसे ही अरकमाल बनाए गेट तक ले आया था। उसके हाथ में गन देखकर कोई भी करीब नहीं आ पाया था। नहीं, अब अगली बार मैं तुम्हारे पास नहीं तुम मेरे पास आओगी। मेरे बुलावे का इंतजार करना है एसपी हिबा इम्तिसार। मीर वहाँ मौजूद थाने के तमाम एहलकारों के सामने उसकी कनपट्टी पर से पिस्टल हटाकर चंद लम्हों के अंदर गेट से बाहर अचानक बनती भीड़ में गुम हो गया था। ये दहशतगर्द तो वही कातिल है जिसने मेरे सामने उन बेचारे बच्चों को मारा था। नहीं, मैं यूँ डर कर और खामोश बैठकर बहुत गलत करूँगी। मुझे पुलिस वालों की मदद करनी होगी। लेकिन अगर वो वही शख्स ना हुआ, कोई और हुआ तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये वही है? कोई सबूत भी तो। परीसा अपने रूम में टहलती मुसलसल तफ्तीश का शिकार थी। उसे किसी तौर चैन नहीं मिल रहा था। उसे शदीद नफरत महसूस हो रही थी उस शख्स से जिसे लोगों की जिंदगियां छीनने के सिवा कुछ आता ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वालों तक ये बात पहुंचाकर उनकी मदद कैसे करे। जब अचानक उसे गुलबहार बेकर्स के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा याद आया था, जिसके साथ ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। इस वक्त वो बिल्कुल बेखौफ थी क्योंकि वो अजीबोगरीब शक्ल वाला शख्स अभी पुलिस की हिरासत में था। इसलिए वो उसके खिलाफ पुलिस वालों को मज़ीद सबूत देकर उसे ज़्यादा वक्त तक अंदर ही कैद रहने देने की एक कोशिश तो कर ही सकती थी। परीसा अपना मोबाइल उठा दी रूम से बाहर आई थी। इस वक्त सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे शाम की चाय पीने में मसरूफ़ थे। उसकी ख़राब तबीयत की वजह से कोई उसे जाने ना देता, इसलिए वो ड्राइंग रूम में झाँके बगैर ही बाहर से निकल गई थी। अपने ड्राइवर को वो पहले ही ऑर्डर दे चुकी थी। गुलबहार बेकर्स तक पहुँचते उसे अच्छा खासा टाइम लग गया था। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में ढल रही थी। गुल भाई, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। परीसा उन्हें केक के काउंटर के करीब खड़ा देख उनके पास आते बोली थी। जी बेटा, बोलें। गुलशेर ने उसकी परेशान सूरत देखकर अपनी मसरूफियत तर्क करते उसकी जानिब देखा था। मुझे आपकी बिक्री के बाहर की कल शाम की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। प्लीज़, ये इम्पॉर्टेंट है, मेरी हेल्प कर दें। परीसा आसपास मौजूद लोगों के ख्याल से कदरे आहिस्ता आवाज़ में बोली थी। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होती बेटा, लेकिन असल बात यह है कि बाहर जो कैमरा लगा है वो एक हफ्ते से ख़राब है। उसमें तो कोई रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। गुलशेर की बात पर परीसा के चेहरे पर नाउमीदी फैल गई थी। वह उस बात में सर हिलाकर उन्हें खुदाफिज करते वहाँ से निकल आई थी। अब मैं कैसे सबूत इकट्ठा करूँगी उस शख्स के खिलाफ? परीसा ज़ेरे लब बड़बड़ाती अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी जब किसी ने उसकी कलाई अपनी फौलादी गिरफ्त में सख्ती से जकड़ते अपनी जानिब खींच लिया था। परीसा ने चिल्लाना चाहा था मगर मुकाबिल ने उसके नाजुक लबों पर अपना भारी हाथ जमाते उसकी आवाज़ का गला घोट दिया था। परीसा उसकी सख्त गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। बेबसी के एहसास से उसकी आंखें भीग चुकी थीं। खौफ के आलम में उसका दिल बुरी तरह लरस रहा था। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था जिसकी वजह से उस सुनसान पड़ी सड़क पर वो किसी की नज़र में नहीं आ सके थे। वो शख्स उसे यूं ही अपने साथ लगाए एक तारीक गली में ले आया था। परीसा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होती। उस शख्स ने जिस बेदर्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था, परीसा सांस न आने की वजह से उसकी गिरफ्त में तड़प रही थी। उसे लगा था अब वो मज़ीद ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। जब उस पर न जाने किस एहसास के तहत तरस खाते उस शख्स ने उसके होठों से हाथ हटा दिया था, जिसके साथ ही परीसा बुरी तरह खांसी उसे खुद से दूर धकेलने लगी थी। कौन कौन हो तुम? परीसा को बोलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। अंधेरे की वजह से वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वही जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती हो तुम, वही सबूत देने आया हूँ तुम्हें। परीसा जो उससे दूर होने के लिए मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी, मुकाबले शख्स की आवाज़ और लबो लहजे पर वो लम्हे भर को बुत बन चुकी थी। खौफ की शदीद लहर उसके रगोपे में सरायत कर गई थी। ये शख्स तो जेल में कैद था, तो फिर ये यहाँ? परी को अपना सर बुरी तरह चकराता महसूस हुआ था। क्या हुआ? साफ सूंघ गया? तुमने तो मेरे खिलाफ सबूत देने थे ना पुलिस वालों को। यहाँ तक तुम किस लिए आई है? मुझे देखने के लिए? तो आओ, देखो मेरा चेहरा। शाहवेज उसे एक झटके से अपने बेहद करीब खींच चुका था। उसकी आहिनी सख्त गिरफ्त अपनी नाजुक कमर पर महसूस करते परीसा दर्द से बिलबिला उठी थी। वो कांच सी नाजुक गुड़िया इतनी सख्ती की आदी कभी नहीं रही थी। उससे शाहवेज की तपिज़दा चेहरा, झुलसाती गर्म सांसें और हड्डियों को चटकाता लम्स बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ था।
शाहवेज के करीब करने पर अब वो उसका चेहरा देख पा रही थी, वही बालों और दाढ़ी से भरा खौफनाक चेहरा। शाहवेज ने जिस तरह उसे थाम रखा था, वो अपना चेहरा पीछे नहीं कर पा रही थी, मगर खौफ के आलम में बुरी तरह लरस से उसकी गोल गोल आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन हद तक फैल गई थीं। मगर अगले ही लम्हे उसे पहले से ज़्यादा शदीद झटका लगा था जब शाहवेज ने अपने चेहरे से नकाब खींच दिया था, जिसके बाद सामने आने वाला उसका दिलकश मगरूर नकूस से सजा खूबरू चेहरा देखकर परीसा के गुलाबी होठ हैरत से वाह हुए थे। वो इस वक्त हैरत और बेयकीनी की तस्वीर बने आंखें फाड़े और होठ वाह किए इतनी हसीन लग रही थी कि अगर इस वक्त शाहवेज सिकंदर की जगह कोई और उसके इतने करीब होता तो अब तक अपना दिल हार चुका होता। मगर सामने खड़े एहसास और जज्बात से आरी शख्स को ना ही इस लड़की के हुस्न में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसके पास मोहब्बत जैसे किसी भी फजूल काम के लिए वक्त था। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। आप वो परीसा ने बोलना चाहा था, मगर उसकी लाल वहशत टपकाती हसीन आंखों से खौफ खाते वो हकला कर रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस शख्स ने उसके सामने अपनी शनाख्त करवाई ही क्यों थी। अपना चेहरा इसलिए दिखाया है तुम्हें कि बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अगर दोबारा मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का ख्याल दिल में लाई तो वो हाल करूँगा तुम्हारा कि तुम्हारे घर वाले पहचान भी नहीं पाएंगे तुम्हें। शाहवेज उसका जबड़ा अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़कर उसे वार्न करता वहां से पलटा था। उसके एक झटके से छोड़ने की वजह से परीसा का सर जोर से पीछे दीवार से जा लगा था। कातिल हो तुम, 4 लोगों को मारा है तुमने, मैं सबको बताऊंगी तुम्हारी असलियत। परीसा में न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, जबकि उसके अल्फाज पर शाहवेज वापस मुड़ा था। उसके सियाह लिबास में मलबूस चौड़े वजूद के सामने आ जाने की वजह से बाहर रोड से आती मध्यम लाइट रोशनी भी छुप गई थी। सोच लो, जो इंसान 4 कत्ल कर सकता है उसके लिए 5वां कत्ल करना कौन सा मुश्किल होगा। मेरी एक बात याद रखना, तुम आने वाले वक्त के लिए मेरा बहुत अहम मोहरा हो। अगर तुमने किसी के आगे भी मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से उठाकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहां अंधेरों में सर पटकने के सिवा कुछ नहीं कर पाओगी। शाहवेज उसे उंगली उठाकर वार्न करता उसकी अभी मुश्तमा की गई सारी बहादुरी झाँक कर गया था। परीसा को उससे बेपनाह खौफ महसूस हुआ था। इस शख्स की सी आँखें जितनी खूबसूरत थीं, उनके रंग उतने ही खौफनाक थे। जो कुछ वो अभी बर्दाश्त कर चुकी थी, ये उस जैसी नाजुक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा था। परीसा का सर बुरी तरह चकराया था और अगले ही लम्हे वो लहरा कर वहीं ज़मीन बोस हुई थी। जबकि उसके एक बार फिर बेहोश हो जाने पर शाहवेज सिकंदर इस लड़की की इस कदर नज़ाकत पर गुस्से से झंझना उठा था। एक बार तो उसका दिल चाहा था इस लड़की को उस दिन की तरह यहीं फेंक जाए, मगर आगे आने वाले वक्त में ये लड़की उसके लिए बहुत करामत साबित होने वाली थी, जिसकी वजह से वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। शाहवेज आगे बढ़ा था और निहायत ही नागवारी भरे तासुरात के साथ उसके खुशबुएं बिखेरते नाजुक वजूद को अपनी फौलादी बाहों में उठाता वहाँ से निकल गया था। एक और मिशन में जीत की मुबारक हो मेरे दोस्त। हाजिम रूम में दाखिल होते शाहवेज से बगलगीर होते हुए बोला, जिस पर शाहवेज भी उसे जवाबन उसी गर्मजोशी के साथ अपने सीने में भेजते हुए बोला। वो जानते थे कि इस मिशन में उनको कुछ भी हो सकता था, मगर उनके बुलंद हौसलों ने कभी उन्हें नाकामी का मुंह नहीं दिखाया था। अच्छा जी, मेरे बगैर सेलिब्रेट किया जा रहा है, करने सुतेलापन आप दोनों मुझसे। महरूसा की चहकती शिकवे भरी आवाज़ पर वो दोनों उसकी जाने पलटे थे। हमारी कोई भी सेलिब्रेशन तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। शाहवेज ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया था, जिस पर महरूसा का चेहरा मजीद खिल उठा था। शाहवेज से ऐसी तारीफ कम ही सुनने को मिलती थी, मगर जब वो करता था तो महरूसा ऐसे ही खुश हो जाया करती थी। बिल्कुल, अगर ये तीसरा ब्लैक स्टार अपनी उल्टी खोपड़ी ना चलाता तो अब तक वो सर फिरे पुलिस वाले हमें ऊपर पहुंचा चुके होते। हाजिम की बात पर जहाँ महरूसा की आंखों के सामने एसपी हमदान सिद्दीकी का गुस्से से भरा चेहरा जगमगाया था, वहीं शाहवेज उसे तेज निगाहों से घूर कर रह गया था। ऐसे मत देखें, मुझे डर लग रहा है तुमसे। हाजिम ने खौफज़दा होने की एक्टिंग की थी। अपनी आदतें दुरुस्त कर लो, वो एसपी कहीं किसी दिन तुम्हारी नाकामी का बाइस ना बन जाए। हम जो काम कर रहे हैं उसमें दिल की सुनने वाला खुद अपने हाथों से खुद को तबाह और बर्बाद कर देता है। शाहवेज उसे दम भी करना नहीं भूला था। उसने जो पसंदीदगी हाजिम की आंखों में उस लड़की के लिए देखी थी, आज से पहले कभी उसे किसी लड़की के लिए
ऐसे बेखुद होते नहीं देखा था। फिक्र मत करो, मामला इतना सीरियस नहीं है, बस उस एसपी को तंग करने में मज़ा आता है। छोड़ो इस बात को, आज हम अपनी कामयाबी को पूरी तरह सेलिब्रेट करेंगे। जुनैद आज रात की पार्टी की तैयारी कर रहा है, तुम्हें आना होगा। हाजिम फ़ौरन बात टाल गया था। वो जानता था कि एसपी हिबा इम्तिज़ाल और वो बहुत अलग दुनिया के बासी थे। उनका एक होना नामुमकिन सी बात थी। इसलिए अपने तड़पते दिल को थपक थपक कर सुलाते उसने उस राह पर ना जाने का फैसला कर लिया था जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। पूरी दुनिया के लिए वो ब्लैक स्टार्स इंतहाई बुरे इंसान थे, मगर कोई नहीं जानता था उन्होंने अपनी ख्वाहिशात और दिल के अरमानों का गला कैसे घोट रखा था। जब जानते हो कि मेरा जवाब इनकार ही है तो क्यों पूछते हो हर बार? इन रौनक महलों से वहशत है मुझे। शाहवीज़ अपने मकसूद संजीदा अंदाज में जवाब देता वहाँ से निकल गया था। उसके आज भी यूं चले जाने पर वो दोनों एक दूसरे की जानिब अफसोस से देख कर रह गए थे। शाह से किस बारे में बात कर रहे थे? महरूसा की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। एसपी हिबा इम्तिज़ाल के बारे में। हाजिम उसका नाजुक सरापा याद करते ठंडी सांस हवा में खारिज करता पीछे रखे सोफे पर बराजमान हुआ था। क्या आपको पसंद है वो? महरूसा ने इश्तियाक भरी निगाहों से उसे देखा था। महरूसा शाहवीज़ की निस्बत हाजिम से आराम से बात कर दिया करती थी। हाजिम ज़्यादातर अच्छे मूड में ही रहता था, उसे कम ही कभी गुस्सा आता था, मगर जब आता था तो वो शाहवीज़ के सिवा किसी के काबू में नहीं आता था। बहुत सिगरेट होठों में दबाते तसव्वुर में उसका लड़ता झगड़ता रूप देखता मुस्कराया था। तो उठवा लेते हैं ना उसे, आप जैसे इंसान के साथ रहने से भला कौन पागल लड़की इनकार करेगी? महरूसा को उसका ये मायूसी भरा अंदाज पसंद नहीं आया था। वो चाहती थी जैसे हर मुश्किल से मुश्किल मिशन में हाजिम पुरअज़्म रहता था, अपनी मोहब्बत हासिल करने के मामले में भी ऐसा ही रहे। हाँ, आइडिया अच्छा है। एसपी हिबा इम्तिज़ाल के साथ साथ एसपी हमदान सिद्दीकी को भी उठवा लेते हैं, उन दोनों को भी एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। हाजिम सिगरेट का धुआं छोड़ता उसकी बचकाना बात का मजाक बनाने के साथ साथ उस पर हमदान के हवाले से चोट भी कर गया था। आपको उस जुनैद के बच्चे ने सब बता दिया? सर, ऐसी कोई बात नहीं। महरूसा दांत पीस कर रह गई थी और हाजिम के सामने ये बात आने पर अलग शर्मिंदा थी। अगर ऐसी कोई बात है भी तो हमारा हिटलर ये होने नहीं देगा। शदीद नफरत है उसे इन बातों से। हाजिम तलखी से मुस्कुराया था, जबकि महरूसा भी गहरी सांस भरती धीरे से सर हिला गई थी। शाहवीज़ सिकंदर चाहे कितना ही सख्त और रूड ना हो जाए उनसे, उनके लिए सबसे पहले वही आता था। वो उसे हट करके अपनी खुशी हासिल करना नहीं चाहते थे। मुझे कुछ नहीं पता, अगले 15 घंटों तक ऑफिस से मुझे कोई कॉल नहीं आनी चाहिए, अंडरस्टैंड? हिबा ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते मोबाइल ऑफ करके सोफे पर फेंका था। उसका गुस्से से लाल पड़ता चेहरा देखकर नजमा बेगम और उनके दाएं जाने बैठी सबा ने एक दूसरे की जानिब देखा था। वो इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह बहुत अच्छी तरह जानती थीं। वो आज पूरे 2 दिन बाद घर वापस आई थी। लगातार ड्यूटी करने और जवाब में खाली हाथ रह जाने की वजह से उसकी थकन कई गुना बढ़ गई थी। मेरा बेटा इतने गुस्से में क्यों है? हुकूमत ने जो भी फैसला किया उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी के लिए ही किया। अगर उनमें से किसी बच्चे को भी कुछ हो जाता तो? नजमा बेगम उसके करीब आन बैठती उसका सर दबाते हुए बोली, जो सोफे पर आंखें मूंदे बैठी थी। तो फिर हमें किस लिए रखा गया है? हम कर रहे थे ना काम। एसपी हमदान पहुंच चुके थे उनकी तीसरी साथी तक, लास्ट मोमेंट को रोक दिया। हमेशा ऐसे ही वो हमारे मुंह पर हंस कर जाते हैं, जैसे आज वो खबीस इंसान गया है। काश एक बार दोबारा वो मेरी नज़रों के सामने आ जाए। अब किसी का ऑर्डर नहीं सुनूंगी। एन सीने में गोली ना उतारी तो मेरा नाम भी हिबा इम्तिज़ाल नहीं। हिबा मुट्ठियाँ भेजते ऐसे बोली थी जैसे इस वक्त हाजिम उसके सामने हों। आप ही, आपको इनसे डर नहीं लगा? देखिए ना इनके फेसेस कैसे अजीब से हैं। सबा टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाए जाते हाजिम और शाहवीज़ के चेहरों को देखते हुए बोली, स्किन मास्क लगा रखे हैं इन्होंने, जिन्हें उतारने तक की इजाज़त नहीं दी गई हमें। मुझे तो लगता है हमारे अपने ऑफिसर्स इनके साथ मिले हुए हैं, जो इन्हें हाथ तक लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, वरना मेरे एक ही डंडे पर इस शख्स से अपने साथी का नाम उगल देना था। हिबा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। नजमा बेगम ने सबा को मज़ीद कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। हिबा फ्रेश होने की गर्ज से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। वो ऑफिस से चेंज करके ही निकली थी, मगर शदीद थकावट के बायस वो इस वक्त शावर लेने की गर्ज से दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंकती, शोल्डर कट सिल्की बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती कैचर में मुक़य्यद कर गई थी।
जिसकी वजह से उसकी सुराहीदार दूधिया गर्दन से बालों का पर्दा हट गया था। स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड करते उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इस वक्त उसके अलावा भी कोई हस्ती न सिर्फ उसके कमरे में मौजूद है, बल्कि उसे निहायत ही पसंदीदगी भरी निगाहों से घूरा भी जा रहा है। अचानक किसी गैर मामूली एहसास के तहत हिबा ने निगाहें घुमाकर पूरे कमरे पर नजरें दौड़ाई थीं, मगर किसी को ना पाकर वो सर झटकती वॉशरूम की जाने बढ़ी थी। मगर जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, अपने ध्यान में होने की वजह से वो वॉशरूम से बरामद होते शख्स के चौड़े सीने से बुरी तरह टकरा गई थी। हिबा का पैर स्लिप हुआ था जब मुकाबिल ने बाजू उसके गिर्द हाइल करते उसे गिरने से महफूज रखा था, लेकिन ऐसा सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए ही हुआ था। अगले ही लम्हे हिबा उसके पेट में ज़ोरदार घूंसा रसीद करती, फुर्ती से उसके हिसार से निकलती, साइड दराज में रखा अपना पिस्टल निकाल कर सामने खड़े शख्स पर तान गई थी। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो इस वक्त मेरे घर पर? हिबा ने ट्रैगर पर हाथ रखते उस घुंघरियाले बालों और रफ से हुलिये वाले शख्स की ऐन कंध बट्टी पर निशाना बांध रखा था, जो बिना खौफजदा हुए दोनों हाथ सरेंडर करने के अंदाज में ऊपर उठाए गहरी निगाहों से उसकी चमकती गर्दन और उसमें लटकती चेन को घूर रहा था। हिबा ने उसकी निगाहें महसूस करते अपने बालों से कैचर निकाल कर बाल खुले छोड़ दिए थे, जिन्होंने आबशार की तरह गर्दन के गिर्द बिखरते उसे पूरी तरह ढांप दिया था। आप ही ये क्या कर रही हैं आप? नीचे करें पिस्टल। ये बेचारा प्लम्बर है, कोई चोर नहीं। आपके वॉशरूम का नल ख़राब था, वो ही ठीक करने के लिए बुलाया था मैंने। सब अंदर दाखिल होती सामने का मंजर देखकर हौल उठी थी, जबकि उसकी बात पर हिबा ने सर से पैर तक अपनी कातिलाना निगाहों से उस प्लम्बर का पोस्टमार्टम किया था, जो उसे बेचारा तो कहीं से नहीं लगा था। वो पिस्टल नीचे रखती जल्दी से बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा ओढ़ गई थी। उसकी इस एहतियात पर प्लम्बर का रूप धारे खड़ा अमीर हाजिम सलार की आंखें मुस्करा उठी थीं। हमदान बहुत ही ख़राब मूड के साथ घर में दाखिल हुआ था। आज ज़िंदगी में पहली बार उसकी हार हुई थी, जो बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं था। कैप और स्टिक हाथ में उठाए वो गाड़ी से निकलकर सिद्दीकी विला के ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, मगर खिलाफ मामूल अंदर छाए अंधेरे को देखकर वो हैरत का शिकार हुआ था। अगरचे 12 बजे का वक्त था, मगर फिर भी सिद्दीकी विला का ड्राइंग रूम हमेशा उजालों से जगमगाता ही रहता था। कोई मुलाजिम वगैरह भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। हमदान ने अभी पहला कदम अंदर बढ़ाया ही था जब अचानक तालियों के शोर के साथ लाइट ऑन हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हमदान, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर के सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए। ड्राइंग रूम को गुब्बारों और फूलों से डेकोरेट किए खुशी से जगमगाते चेहरों के साथ उसे विश कर रहे थे, और उन सब में सबसे आगे थी मरियम, जिसे हमदान के ख़राब मूड को ठीक करने के लिए ये सारा प्लान किया था। हमदान के चेहरे पर छाती मुस्कुराहट को देखकर वो उसमें कामयाब होती दिखाई भी दे रही थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यकीनन आपको ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। बहुत जल्द नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। मगर महरूसा